हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लेखा स्टडी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सोलर सिस्टम है। ठीक है, हम आज सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सौर मंडल को लेके जितने भी प्रश्न होते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को देखेंगे और हम विभिन्न ग्रहों को देखेंगे। ग्रहों को लेके क्या क्या हमें जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पढ़नी है, वो सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, तो सौर मंडल सूर्य, उसके चारों परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, इनके चारों परिक्रमा करने वाले विभिन्न उपग्रह, विभिन्न धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और साथ में धूल एवं गैस के कण। ठीक है, इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को कहा जाता है सौर मंडल। मतलब देखिए, सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया गया है। तो सूर्य सबसे पहले, तो सूर्य, इसके बाद आ जाएंगे विभिन्न ग्रह। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे उपग्रह, इसके बाद आ जाएगा हमारे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अंत में धूल एवं गैस के कण। क्लियर। सौर मंडल के अंतर्गत देखिए, सूर्य, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और धूल व गैस के कण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो सम्मिलित स्वरूप है ना, यही जो है सौर मंडल कहलाता है। अब हम सभी ग्रहों के नाम जानेंगे। ठीक है, सूर्य से किस दूरी पर स्थित है, कि मतलब क्या डिस्टेंस है इनकी। ठीक है, सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी के नाम देखते हैं। तो हम अपने क्रमानुसार सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को देखते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह स्थित है वो बुध ग्रह है। इसे इंग्लिश में मर्क्यूरी भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे मर्क्यूरी। इसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी, जिसे अर्थ कहा जाता है। देन मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह के बाद जो है क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी स्थित है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है। इसके बाद शनि ग्रह, जिसे शटल कहा जाता है। इसके बाद अरुण ग्रह को कहा जाता है यूरेनस और अंत में वरुण ग्रह। ठीक है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह स्थित है वो वरुण है। इंग्लिश में इसे नेपच्यून कहा जाता है। राइट, अभी हम देखिए, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्यों आंतरिक ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह है। साथ ही क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, इस पेटी के पहले स्थित है। इस तरह यह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। साथ में यह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं। साथ में इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें वाह ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह दूर स्थित है, सूर्य से बाहर की ओर है, क्षुद्र ग्रह की पेटी से बाहर है। ठीक है, इसलिए वाह ग्रह। ठीक है, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जोवियन ग्रह जो है वो कौन से ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो हमें याद रखना है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह जो है वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह है। क्लियर। अभी हम आगे बढ़ते हैं बुध की ओर। ठीक है, हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स को देखेंगे। तो बुध ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह ही है और साथ ही सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह भी है। आप देख भी सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध ग्रह है, साथ में यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आकार की दृष्टि से। आगे बात करें कक्षीय गति की, तो बुध ग्रह की जो कक्षीय गति है ना वो सर्वाधिक है।
ठीक है। बुध ग्रह की जो कक्षीय गति है सर्वाधिक कक्षीय गति है। बुध ग्रह की एक विशेषता है कि बुध ग्रह में पाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बुध ग्रह में मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो कि बुध ग्रह की खास विशेषता है। साथ ही यहाँ का जो तापांतर है बुध ग्रह में क्या है कि दिन जो है वो बहुत ही गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है, राइट। मतलब दिन का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और रात का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा बहुत ठंडा होता है, ठीक है। कारण क्या होता है यहाँ का तापांतर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा क्या यहाँ का तापांतर सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर कौन सी ग्रह पर पाया जाता है, तो हमारे बुध ग्रह पर ही सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। साथ में एक और चीज है कि जो उपग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। यदि हम आगे देखेंगे तो शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह जो है वो पृथ्वी से शुरू होंगे, पृथ्वी से ही उपग्रह मिलेंगे, ठीक है। तो बुध ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया है। सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, साथ में सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी है, ठीक है। और यहाँ पर तापांतर बहुत ज्यादा पाया जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह को वीनस भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, ठीक है। क्यों चमकीला ग्रह है, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश शुक्र का आता है वह अधिकांश प्रकाश को, अधिकांश लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। और तो इसके चमकीले होने का कारण रिफ्लेक्शन ही है। शुक्र जो है अपने अधिकांश, तो क्या इसका मतलब क्या है, कोई और ग्रह रिफ्लेक्शन नहीं करते, क्या कोई और ग्रह परावर्तन नहीं करते हैं, और भी ग्रह करते हैं, लेकिन यह जो है अधिकांश भाग सूर्य से जितनी लाइट शुक्र तक पहुंच रही है, ठीक है, और जितनी प्रकाश पहुंच रहा है शुक्र तक वह उसके अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, ठीक है। इसलिए यह बहुत चमकीला ग्रह है। साथ में बहुत गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है, इसका कारण क्या है, इसकी जो सतह है शुक्र पर ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है शुक्र पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यह गर्म ग्रह है, ठीक है। साथ में शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का भग्नी ग्रह। इंपॉर्टेंट है, क्यों कहते हैं पृथ्वी का भग्नी ग्रह, क्वेश्चन भी आता है पृथ्वी का भग्नी ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह ही पृथ्वी का भग्नी ग्रह है। क्यों पृथ्वी का भग्नी ग्रह शुक्र ग्रह है, क्योंकि आकार और घनत्व की दृष्टि से जो है शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसे भूर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। इसके साथ में यदि उपग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, क्लियर। अभी हम देखिए पृथ्वी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मार्स का यानी मंगल का जो है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, हम पहले इसको देख लेते हैं, क्लियर। तो देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है दो उपग्रह पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, जो हमारा पहला है वो होगा फोबोस, ठीक है, फोबोस पाया जाता है, साथ में डीमोस पाया जाता है, ठीक है। तो फोबोस और डीमोस दो उपग्रह मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। साथ में झुकाव की बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से टिल्ट है, ठीक है। तो 25 डिग्री इसमें झुकाव भी है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मंगल ग्रह पर जो है सौर मंडल की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत पाया जाता है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये दोनों ही मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है हमारे सौर मंडल का, और हमारे सौर मंडल का ही सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसका नाम है ओलिपस मेसी, ठीक है। तो ओलिपस मेसी जो है वह भी हमारा मंगल ग्रह पर पाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं, 25 डिग्री इसका झुकाव है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, साथ में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं, क्लियर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है, जहां जहां से क्वेश्चन बनते थे। अब हम पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारी पृथ्वी को देखना शुरू करते हैं।
हमारी पृथ्वी सौर मंडल के सभी ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जोवियन ग्रह जो है, जोवियन प्लेनेट या बाघ ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा है। इसके बाद पृथ्वी जो है आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, मतलब यदि हम बात करें, पृथ्वी कुछ इस तरह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी इस तरह से परिक्रमा ना करके इस तरह परिक्रमा कर रही है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास हम देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला विषुवतीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। क्लियर? मतलब आप देख सकते हैं जो ध्रुवीय व्यास है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक का जो व्यास है 12,714 किलोमीटर है। जबकि यदि हम विषुवतीय व्यास की बात करें कुछ इस तरह से, यह विषुवतीय व्यास हो गया आपका। ठीक है, तो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जो कि ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है। इसीलिए पृथ्वी जो है संपूर्ण रूप से गोल ना होकर ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, कुछ इस तरह से, है ना, मतलब गोल नहीं है, यह थोड़ी सी चपटी हुई बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है। ठीक है, इसीलिए जब भी यह जो है पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। ठीक है, यह पृथ्वी की क्या है, वार्षिक गति है। इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है, पृथ्वी की वार्षिक गति का समय क्या है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, और यही जो है पृथ्वी का एक सौर वर्ष कहलाता है। यही जो है सौर वर्ष कहलाता है। सौर वर्ष क्या है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है, जिसे हम सौर वर्ष कहते हैं। क्लियर? यही कारण है कि 365 दिन जो है वो हम एक वर्ष के मान के चलते हैं, और हर 4 वर्ष में एक जो वर्ष है वो लीप ईयर का बनता है, क्योंकि ये जो 6 घंटे है ना, ये 6 घंटे जब चारों वर्ष के एक साथ जुड़ते हैं तो 24 घंटे बनकर हमारा एक दिन हम लीप ईयर में यानी लीप वर्ष में जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दैनिक गति की। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी गति कर रही है। देखिए, पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चारों ओर तो गति कर ही रही है, साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी, यहाँ पर भी, यानी यह पृथ्वी यहाँ स्थित है उसके चारों ओर भी गति करती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्र जो है अपने अक्ष पर पूर्ण करती है। ठीक है, इसे पृथ्वी का जो है परिभ्रमण काल भी बोला जाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ही है। ठीक है, अब परिभ्रमण काल होता है और परिक्रमण काल होता है, इनको भी हम देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की दैनिक गति है वह 23 घंटे दैनिक गति का जो समय है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्र जो है वो पूर्ण कर रही है, 30 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। और पृथ्वी की दैनिक गति से ही दिन रात होते हैं। देखते हैं हम, एक होता है परिक्रमण काल। ठीक है, और एक होता है परिभ्रमण काल। ठीक है, या परिक्रमण समय और परिभ्रमण समय। देखिए, परिक्रमण क्या है, जब कोई भी ग्रह या हम पृथ्वी को लेकर चलते हैं इजी वे में। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो इसे कहेंगे परिक्रमा।
तो यही से बनेगा हमारा परिक्रमण, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, जिससे हमें परिक्रमण काल मिलता है, परिक्रमण समय मिलता है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण समय है वो 365 दिन और 6 घंटे है, ठीक है, जिसे हम सौर वर्ष भी कहते हैं। अब परिभ्रमण की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से रोटेट कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे दिन रात हो रहे हैं, इसे कहते हैं परिभ्रमण, ठीक है। तो इसी से हमारा बना परिभ्रमण काल। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है। क्लियर। तो क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या है। तो परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे है, और परिभ्रमण काल क्या है पृथ्वी का, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 71% भाग पर 71% पर जल विद्यमान है, ठीक है। पृथ्वी के 71% पर जल विद्यमान है, और केवल 29% पर जो है वो स्थल विद्यमान है। 71% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से भरा हुआ है, केवल 29% जो भाग है उसमें स्थल विद्यमान है। यही कारण है पृथ्वी को अंतरिक्ष में से जब देखा जाता है फिर नीले कलर में दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। यही कारण है कि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल बहुत अधिक विद्यमान है और दूर से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वह आकार एवं घनत्व में शुक्र के समान है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब पृथ्वी के जो सबसे निकट का तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तो वैसे सूर्य ही है, इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन सूर्य के बाद जो सबसे निकट का तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए पृथ्वी की जो कक्षा है वो पृथ्वी के अक्ष के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। याद रखिएगा पृथ्वी की जो कक्षा है वह सूर्य के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। पृथ्वी के बारे में हमने परिक्रमण और परिभ्रमण काल भी देख लिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, यह चंद्रमा है, ठीक है, और यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है यह 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। अब हम चंद्रमा को लेके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। हमारा एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। याद रखिएगा, जिस तरह मंगल के 2 उपग्रह थे फोबोस और डीमोस, उस तरह मंगल के 2 उपग्रह थे फोबोस और डीमोस, और हमारा पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, मून है। अब मून को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं हम। चंद्रमा जो है पृथ्वी का, जैसा कि हमने देख लिया, वो पृथ्वी के बीच में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्र है वह 27 दिन और 8 घंटे में पूर्ण करता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूर्ण करता है, ठीक है। चंद्रमा पर एक धूल का मैदान पाया जाता है। इस धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि शांति सागर जो है वो कहाँ स्थित है या शांति सागर क्या है। तो शांति सागर एक धूल का मैदान है, ठीक है। शांति सागर एक धूल का मैदान है और यह स्थित है चंद्रमा पर।
ठीक है। तो चंद्रमा पर शांति सागर स्थित है, जो कि एक धूल का मैदान है। चंद्रमा पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे कहते हैं लीबनिट्ज पर्वत। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित एक पर्वत है लीबनिट्ज पर्वत। साथ में हमें नक्षत्र मास के बारे में पता होना चाहिए और साइनोडिक मास के बारे में पता होना चाहिए। तो नक्षत्र मास क्या है? नक्षत्र समय की दृष्टि से जो है चंद्रमा अपने 27 दिन और 8 घंटे लगभग, या 27.5 दिन आप इसे कह सकते हैं, लगभग 27.5 दिन में, लगभग 27.5 दिन में जो है चंद्रमा अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में था। इसी को कहते हैं नक्षत्र मास। ठीक है, इसे ही कहा गया है नक्षत्र मास। तो नक्षत्र मास की जो अवधि हो गई वो 27.5 दिन हो गई। इसके साथ में एक होता है साइनोडिक मास। साइनोडिक मास, ठीक है, साइनोडिक मास। तो सूर्य जो है, सूर्य के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा लगभग 29 दिन में, ठीक है, 29.53 यानी 29.53 दिन में लगभग जो चंद्रमा है वह अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं साइनोडिक मास। क्लियर? तो नक्षत्र मास और साइनोडिक मास आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि नक्षत्र मास क्या है। सूर्य उसी स्थिति, नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा अपनी उसी स्थिति में जब आता है वो 27.5 दिन की अवधि होती है, तो इसे कहते हैं नक्षत्र मास। और सूर्य के संदर्भ में देखें तो चंद्रमा जो है 29.53 जो दिन का समय है इसमें एक अवधि पूर्ण करता है, तो इसे कहते हैं साइनोडिक मास। क्लियर? अब हम सुपर मून, ब्लू मून को समझते हैं। ठीक है, तो सुपर मून की स्थिति क्या है? इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए आप, सुपर मून और ब्लू मून। ठीक है, तो देखिए सुपर मून क्या है। एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी 3,84,000 किलोमीटर यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी थी। ठीक है, यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है। स्थिति जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट स्थित होता है, इस स्थिति में चंद्रमा को हम कहते हैं सुपर मून। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट स्थित होता है तो इसे हम कहते हैं सुपर मून, और इसे हम कहते हैं पेरिजी फुल मून। ठीक है, इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्रमा जो है 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जो ओरिजिनल जो है चंद्रमा जितना होता है उससे भी 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। साथ में यह 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। किस स्थिति में? सुपर मून की स्थिति में। क्लियर? यह आ जाता है, इसलिए याद रखिए। सुपर मून क्या है? सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट स्थित होता है और इस स्थिति में चंद्रमा जो है 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? अब हम देखते हैं ब्लू मून क्या है। ब्लू मून क्या है? तो जब एक माह में एक से अधिक पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वह ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, मतलब देखिए जनरली क्या होता है, एक महीने में हमको एक पूर्णिमा और एक अमावस्या देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि जो चंद्रमा है वो एक माह में 2 बार हमें पूर्णिमा की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, तो इसे ही दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। यही स्थिति जो है एक वर्ष में 2 महीनों में होती है, मतलब एक से अधिक माह यदि ब्लू मून वाले रहे तो हम इसे कहते हैं ब्लू मून ईयर। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्लू मून ईयर। तो ब्लू मून ईयर क्या है? यदि एक ही वर्ष में एक से अधिक माह जो है वो ब्लू मून के रहते हैं तो उस पूरे वर्ष को ही ब्लू मून ईयर कहा जाता है। ठीक है, और यह हम अभी देखें तो 2018 जो था ना वो ब्लू मून ईयर ही था, यानी 2018 में जो 2 माह थे
वो ब्लू मून के थे, ठीक है, वो ब्लू मून के थे, इसीलिए उस पूरे वर्ष को हमने कहा है ब्लू मून ईयर। याद रखिएगा 2018 जो था वो ब्लू मून ईयर था। क्लियर? तो देखिए चंद्रमा को लेके हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक बार देखते हैं चंद्रमा के बारे में फिर से। तो औसत जो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी क्या है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा पर एक शांति सागर नामक स्थान है जो कि धूल का मैदान है, ठीक है। चंद्रमा में साइनोडिक मास और नक्षत्र मास भी देख लिए। साइनोडिक मास की अवधि 29.53 दिन है और यदि हम नक्षत्र मास की बात करें तो 27.5 दिन की अवधि है। क्लियर? सुपर मून और ब्लू मून क्या है? तो सुपर मून में चंद्रमा जो है 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। यह कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है। क्लियर? साथ में ब्लू मून क्या है? जब एक कैलेंडर के एक माह में जब एक से अधिक पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ही ब्लू मून कहलाता है। और यदि एक वर्ष में 2 ब्लू मून रहे तो पूरा वर्ष ही ब्लू मून ईयर कहलाता है। क्लियर? चंद्रमा को लेकर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। अभी हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चारों आंतरिक ग्रह हमने कवर कर ली। इसके साथ में पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उसके बारे में भी हमने जानकारी देख ली है। अब बाद हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में जानकारी अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी हम देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है। कुछ बौने ग्रह हैं तो उन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।